आदरणीय अशोक मोडक जी, बागी जी, और सभागार में मैं देख रहा हूँ आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी हैं, सूर्यकांत बाली जी हैं, नाइक जी मुंबई से आ गए हैं। अब नाइक जी की उपस्थिति अपने आप में इस सभा को महत्वपूर्ण बना देती है, परंतु मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि पुलिस की भाषा में अगर कहें तो हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका नाम है राजकुमार भाटिया और मैं उनका सिपाही हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुमको आना है और मैं आ गया हूँ। लेकिन ये अशोक मोडक जी से मेरी बड़ी गंभीर शिकायत है। आप पूछेंगे कि क्या शिकायत है, तो शिकायत एक लाइन की है, छोटी सी है कि मैं तैयार होकर आया था कि 1 घंटा 1.5 घंटा बोलेंगे और सावरकर जी को के बारे में जो हम नहीं जानते, तिलक जी के बारे में जो हम नहीं जानते, वो बताएंगे। बताया भी कुछ, लेकिन इन्होंने भाषण बहुत छोटा किया। ये मेरी शिकायत है। और ये क्यों किया, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो हाल भरा हुआ होता तो ये ज़रा लंबा भाषण करता। इन्होंने देखा कि श्रोता कम है तो छोटा भाषण करो। इन्होंने जो मुद्दे उठाए वो उसमें 2-1 बातें मैं जोड़ते हुए अपनी बात पूरी करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, मुझे ये तो याद नहीं कि कब और कैसे, लेकिन वीर सावरकर की एक पुस्तक जो मेरी लाइब्रेरी में मेरे साथ आज भी है, काला पानी की कहानी, वो मुझे मिली और तब से मैं वीर सावरकर का एक तरह से विद्यार्थी जीवन में भक्त हो गया और उनके विचारों का कायल था। आज नहीं हूँ, उस पर मैं बाद में आऊँगा। उस काला पानी की कहानी की पुस्तक में एक अद्भुत प्रसंग है जो मुझे भूलता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले 1914 में, 14 या 15 है, शायद 14 है, नहीं 1915 है। गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में उनका निधन होता है और उस काला पानी की जेल का, सेलुलर जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है वो सावरकर के पास आता है। उसका नाम है, अगर मुझे नाम याद है तो रेंड, मिस्टर रेंड आता है और वो सावरकर को चिढ़ाने के लिए या सावरकर का मजाक उड़ाने के लिए या सावरकर को टीस देने के लिए के इरादे से आया था। उसने बातचीत की सावरकर से और कहा कि गोखले चले गए। तो रेंड को ये उम्मीद थी कि इस सूचना से सावरकर प्रसन्न होंगे कि चलिए एक नरम दली नेता गया, लेकिन सावरकर का बड़प्पन देखिए। और रेंड ने भी वो प्रतिक्रिया जो दी है वो काला पानी कहानी में सावरकर ने लिखी है। जब सुना सावरकर ने कि गोखले का निधन हो गया है तो गोखले की प्रशंसा में उन्होंने कुछ कहा और ये रेंड के लिए बड़ा भारी सबक था। और उसके बाद उसने टिप्पणी की कि तुम मराठी लोग भले एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन तुम दूसरे आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हो, मुझे अच्छा लगा। यानी सावरकर इस तरह की चीज़ें, काला पानी में कितने कष्ट भोगने पड़े उनको, क्या हुआ, ये सब उस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। लेकिन पांचजन्य जो सावरकर का अंक आया है, मैं आप सबसे कहूँगा कि उसको पढ़िए। उसमें और जो लेख हैं उसको भी पढ़िए, लेकिन सबसे अद्भुत
मैं कोई वाजपेयी का समर्थक या वाजपेयी का प्रशंसक कभी नहीं था, लेकिन इस पांचजन्य के अंक में सावरकर की कैसे उपेक्षा हुई है, इस पर वाजपेयी जी का संभवतः अमेरिका में दिया हुआ भाषण आया है और वो अद्भुत भाषण है। उससे आपको जो अशोक मोढक जी की पीड़ा है और हम सब लोगों की पीड़ा हो सकती है कि सावरकर को अगर समझा गया होता, सावरकर को जैसा इन्होंने शुरू में ही कहा कि सावरकर और तिलक प्रासंगिक हैं, तो क्यों प्रासंगिक हैं, और अगर वो प्रासंगिक हैं तो उनकी उपेक्षा क्यों हुई, ये बार बार सवाल उठता है। सावरकर और तिलक, इन दोनों को जानना हो तो 3 शब्दों में सावरकर और तिलक को आप जान सकते हैं। शिक्षा, पत्रकारिता, देशभक्ति। शिक्षा, पत्रकारिता और देशभक्ति के आगे केवल एक शब्द जोड़ दीजिए, सही शिक्षा, सही पत्रकारिता और सही देशभक्ति। इसके प्रतीक इतिहास में और भविष्य में भी तिलक और सावरकर होंगे। कम लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोगों में कितने लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता, फर्ग्यूसन कॉलेज को किसने बनवाया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने बनवाया, और उस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तिलक ने की थी। इसलिए की थी क्योंकि तिलक देख रहे थे कि जो शिक्षा दी जा रही है, ईसाई मिशनरियों की ओर से जो शिक्षा दी जा रही है, वो हमारी पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद करेगी। और तिलक ने जो सवाल उस समय उठाया, या तिलक ने शिक्षा के बारे में जो सोचा, क्या वो आज प्रासंगिक नहीं है? है। और जब उन्होंने पत्रकारिता की, मराठा और केसरी, तो पत्रकारिता करते हुए मांडले जेल गए थे। कुछ साल पहले आचार्य जेबी कृपलानी पर बोलने के लिए जब मैं मुजफ्फरपुर गया, तो बोलने के बाद एक प्रोफेसर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मांडले जेल तिलक क्यों गए? यानी ये उस आज की जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तिलक की आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो मांडले जेल भले उत्तरी बर्मा में हो या उत्तरी म्यांमार में हो, यहाँ की भी जो जेलें हैं उसमें कितने पत्रकार जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। तो सही पत्रकारिता, तिलक को याद करना हो तो सही पत्रकारिता याद करिए, सावरकर को याद करना हो तो सही देशभक्ति याद करिए। अब आप में से कितने लोगों ने गीता रहस्य देखा है? पढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गीता रहस्य एक मोटा ग्रंथ है और गीता की व्याख्या है। गीता के 700 श्लोक, 18 अध्याय, और उन 18 अध्यायों में जो क्रांति है, कर्म है, वैसे गीता भक्ति का भी शास्त्र है, कर्म का भी है और ज्ञान का भी है। लेकिन तिलक ने उसमें से कर्म ढूंढा, क्रांति ढूंढी और गीता रहस्य लिखा। और कब लिखा? मांडले जेल में लिखा। उसके विपरीत या उसके समानांतर महात्मा गांधी ने गीता पर लिखा। और हमारे देश के
जितने महापुरुष हुए हैं, हर महापुरुष ने गीता को समझने की कोशिश की है और गीता को अपने जीवन में अपनाने की भी कोशिश की है। पिछले दिनों मैंने फिर से महात्मा गांधी के अनासक्ति योग को पढ़ा। मैं आपसे भी कहूंगा कि पढ़िए, क्योंकि गांधी ने गुजरातियों के लिए गीता को गुजराती में अनुवाद किया, हर श्लोक को, और अनुवाद करते हुए हर श्लोक के नीचे कुछ शब्दों की टिप्पणी की। और इस तरह से गीता पर जितनी किताबें मैंने देखी हैं, कम से कम 100-150 तो देखा ही है, उनमें से सबसे छोटी किताब अनासक्ति योग है, सबसे छोटी। और अब गांधी ने उसमें अहिंसा खोजी है, लेकिन अहिंसा खोजते खोजते वह अनासक्ति पर आ गए हैं। और मेरा ये कहना है कि जब हम सावरकर, तिलक को स्मरण कर रहे हैं, तो ये स्मरण का जो प्रयास है वो है क्या, ये हम समझें। ये तिलक और वीर सावरकर को स्मरण करने का प्रयास खुद को पहचानने का प्रयास है, और किसी मनुष्य की, किसी समाज की, किसी देश की, किसी राष्ट्र की के जीवन में ये आता है क्षण जब वह खुद को पहचानने की कोशिश करता है। तो ये जो आत्म परिचय का प्रयास है, मेरा निवेदन है कि उसमें गांधी को जोड़िए। जब आप गांधी को जोड़ेंगे तो ये आत्म परिचय का जो प्रयास है वो एक पराक्रम में बदलेगा और परिणाम में भी बदलेगा। दूसरी बात, ये मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका जो भी अर्थ आप लेंगे ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं कुछ दिनों से इस बारे में सोचता हूँ, बार बार सोचता हूँ, और मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि हमको हिंदुत्व की जगह भारतीयता और भारतीयता के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत है। देश की एकता, मैं अखंडता की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की एकता। श्री अरविंदो का जो 15 अगस्त 1947 का भारत के नाम, देश के नाम संदेश है, मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको पढ़िए। संभवतः पहली बार पांडिचेरी के उस आश्रम को छोड़कर श्री अरविंदो रेडियो स्टेशन गए थे और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने संदेश दिया। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का भी दिन है और भारत के बंटवारे का भी दिन है। तो जो आज़ादी की लड़ाई थी, वीर सावरकर का सपना था, तिलक का सपना था, महात्मा गांधी का भी सपना था, और तमाम आज़ादी के सेनानियों का सपना था, वो अखंड भारत का सपना था। इसलिए मैंने कहा कि हम एकता की बात कर रहे हैं, मैं अखंडता की बात नहीं कर रहा हूँ। और संविधान के प्रियम्बल में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने जो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता के बाद तीसरा जो शब्द जोड़ा वो अखंडता जोड़ा। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार भी उस अखंडता को इसलिए मानती थी क्योंकि अखंडता में आप मानते हैं, और जाकर के इन लोगों ने कहा
कि हम पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जब आप सावरकर और तिलक और गांधी को याद करेंगे तो पाकिस्तान को स्वीकार मत करिए, अखंड भारत को याद करिए। और इसलिए भारत के संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने एकता शब्द लिखा था, अखंडता नहीं। अखंडता, जब आप भारत की अखंडता, इस टूटे फूटे भारत की अखंडता की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पाकिस्तान को स्वीकार कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को स्वीकार कर रहे हैं और आप उस अखंड भारत के सपने को छोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि श्री अरबिंदो का वो संदेश पढ़िए। और आखिरी बात जिसको मोढ़क जी बोलते समय इनके ध्यान से उतर गया था, पर उसको जोड़ करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, वो ये कि जब तिलक मरे अचानक उनका शरीर छूटा। 1920 का साल भारत की आज़ादी की लड़ाई का वह साल है जहां अगर तिलक होते, तिलक का न होना, और ऐसे तमाम इतिहास के बड़े सवाल हैं जो अगर मगर के सवाल हैं, तिलक का न होना राष्ट्रीय आंदोलन का महात्मा गांधी के हाथ में चला जाना है। परंतु आप जानते हैं तिलक की परंपरा को, तिलक की स्वाधीनता संग्राम की उस धारा को बढ़ाने के उस समय प्रयास हुए थे और तिलक का एक सहयोगी और तिलक के तमाम सहयोगी तिलक के मरने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के लिए पांडिचेरी गए थे। श्री अरबिंदो से गुजारिश की थी। श्री अरबिंदो ने जो चेतावनी दी थी, श्री अरबिंदो ने, एक तो जो लोग गए, श्री अरबिंदो ने एक कोई पॉलिटिकल चिट्ठी लिखी है, केवल एक चिट्ठी लिखी है पांडिचेरी जाने के बाद और तिलक के मरने के बाद। जब वो लोग गए, कहा कि आप अब ये संन्यास, योग और परमात्मा के बीच में जो आप झूल रहे हैं या उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देश चाहता है कि आप स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करें। तो श्री अरबिंदो ने उन लोगों से कहा कि ये नहीं होगा, मैं तो जिस राह पर चल पड़ा हूँ उसकी मंजिल तक जाऊँगा, लेकिन मेरा ये संदेश तुम कांग्रेस के नेतृत्व को बता दो। और उनका संदेश था कांग्रेस के नेताओं को, और उस संदेश की उपेक्षा हुई, उस संदेश को नहीं माना गया, ये इतिहास में दर्ज है। उनका संदेश था। और आज हम जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं, हम जिस राज्य व्यवस्था में हैं, उस राज्य व्यवस्था को अरविंद उसकी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस के नेताओं से कि लंदन के फुटपाथों पर अपना तकदीर, लंदन की फुटपाथों से अपनी तकदीर जोड़ने की कोशिश मत करो। भारत की धरती में जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो दर्शन है, उसको राजनीति में उतारने की कोशिश करो। ये नहीं हुआ। और अगर होता तो भारत नहीं बढ़ता। अगर मगर के जो सवाल हैं उसमें से एक सवाल ये है कि भारत बटा क्यों। और वीर सावरकर इस बात के गुनहगार हैं। जिन लोगों ने भारत के विभाजन की वकालत की, भले ही उसकी व्यवहारिक रहा होगा, उसमें वीर सावरकर भी हैं। और इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अखंड भारत की बात होनी चाहिए। तिलक, वीर सावरकर और गांधी के समन्वय की बात होनी चाहिए। हिंदुत्व की जगह
भारतीयता की बात होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों या पिछले साल विज्ञान भवन में ये कहा, उनके भाषण आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदू जो नाम है वो दूसरों का दिया हुआ है, तो हिंदू तो हमारे लिए कैसे वह प्रेरणा हो सकता है जो सबको जोड़े, और हिंदू तो मुसलमान। और मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि चेन्नई में एक हिंदू अखबार निकलता है और उसी को देख करके शाम को एक मुसलमान अखबार निकलता है। तो ये हिंदू और मुस्लिम का जो डिवीज़न है, और मित्रों मैं ये सोच समझ कर कह रहा हूँ, आप अपनी हमारी बात माने ना माने अलग बात है, लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं, आज जिस क्षण हम खड़े हैं, जिस क्षण हम विचार कर रहे हैं, उस क्षण से लेकर और आने वाले दिनों में कब तक मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदू और मुसलमान का सवाल 1946, 45, 47 में जैसा था वैसा बनने जा रहा है। ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 1947 में बटा। मैं मानता हूं कि अगर हमने ठीक रास्ता चुना तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अखंडता की तरफ बढ़ेगा, भारत उस भारत की तरफ बढ़ेगा जिसकी जिसकी कल्पना, जिसका सपना, जिसके लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेली, तिलक ने मांडले झेला, मांडले की पीड़ा झेली, और महात्मा गांधी ने भारत के बंटवारे को नकारा। जहांगीर पटेल वो व्यक्ति है जो गांधी और जिन्ना के बीच में था। अगर मैं आजकल लगातार कहता हूँ ये बात, गांधी अगर जीवित होते तो 3 काम करते। भारत विभाजन को नकारते, 50,000 लोगों को लेकर के कराची जा रहे थे। नेहरू की राज्य व्यवस्था को पलट करके ग्राम स्वराज्य को लाने की कोशिश करते और अखंड भारत बनाने के लिए जूझते, लेकिन दुर्घटना हुई। तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया, और मेरे मन में जो आया वो मैंने आपके सामने रखा। कुछ अगर ऐसा भी कहा हो जो आपको अप्रिय हो तो ये चलता रहता है। मैं नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।